तो क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड भाई मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में एंड फार्मेसी में हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जिसका नाम है प्रोटीन। तो सबसे पहले हमें प्रोटीन से पढ़ने से पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि इस चैनल की मेरी पहली वीडियो है और मैं तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या होती है। सो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है जिसमें हम जो भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बने कैसे होते हैं, वो बनते कैसे हैं, वो टूटते कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में ही हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बायोकेमिस्ट्री हमारी बन जाती है। ठीक है, मतलब मेनली यही होता है। बायोकेमिस्ट्री के डीप में जाके पढ़ोगे तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन। एंड ये सभी लोगों के लिए है, मतलब सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तुम किसी भी मेडिकल की स्टडी, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हो, तुम्हारे लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल ये रहेगा एंड तुम इसको प्रीफर कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प्स आ रहा है, तुम उससे वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो खैर आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ते ही क्यों है। प्रोटीन के बारे में प्रोटीन है क्या ऐसी चीज़, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी के लिए। एंड प्रोटीन से ही हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन हमें हर चीज़ में मिलता है, हमें अंडे में मिलता है, हमें मीट में मिलता है, हमें दाल में मिलता है, मतलब हर जगह से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन ये प्रोटीन हमारे बॉडी में करता क्या है? तो तुम्हारा सबसे पहला यही बात होगी कि भाई हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से वो टूटता है, क्यों एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता करेंगे, डीप जा करके अच्छे से पता करेंगे। एंड आज का टॉपिक भाई प्रोटीन के बारे में ही होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी की पूरी मैंने प्रॉपरली तुम लोगों के नोट्स बना दी है। एंड इस नोट्स से मैं पूरा का पूरा प्रीफर करने वाला हूँ, तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इस नोट्स में तुम्हें सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एंड अगर ये नोट्स चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऑब्वियसली वहाँ पर तुमको नोट्स मिल जाएगा, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में कि एक्चुअली प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझो, सबसे पहले वाली चीज ये समझो कि प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और कार्बन से बना हुआ होता है। किससे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड किससे? सल्फर। ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसकी वजह से मेनली जो हमारा प्रोटीन होता है वो बना हुआ होता है। लेकिन सम टाइम्स फॉस्फोरस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई सारे प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा फॉस्फोरस भी पाया जाता है। सो फॉस्फोरस से भी कभी कभी प्रोटीन बना हुआ होता है। तो भाई इन लाइंस को पूरा का पूरा तुम लोग रट लो, ONCS मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। ठीक है, अब आगे वाली लाइन में बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि तुम्हें पता है कि प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। एंड इसकी इंपॉर्टेंस ही तुम्हें ऐसी ही पता चल रही होगी, लेकिन अभी जब लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे और भी वीडियोस आएंगी प्रोटीन की, तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि प्रोटीन कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अलॉन्ग विद द न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म द केमिकल फंक्शंस ऑफ ऑल सेल बाय प्रोटीन एंजाइम्स। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक एसिड होता है जो कि प्रोटीन के साथ ही पाया जाता है। एंड बस तुम इतना जानो, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड परफॉर्म केमिकल फंक्शन। और ये जो न्यूक्लिक एसिड के साथ हमारा कई सारे केमिकल फंक्शंस होते हैं ऑफ द सेल बाय प्रोटीन एंजाइम्स। अब देखो, ये जो प्रोटीन है हमारा, ठीक है, अब ये केवल प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये हमारे बॉडी में अंदर आ नहीं रहा है, बल्कि कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, केमिकल फंक्शन कराते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स मतलब ये नहीं कि वो एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन एंजाइम्स मतलब ये जो कि प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग आगे मतलब पढ़ेंगे, काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला आता है, इट इज ट्रांसमिट सिग्नल आउटसाइड टू इनसाइड द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है
इसका मेन फंक्शन यही होता है, मतलब कई सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन इंट्रो में ही हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये सिग्नल्स को सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है। देखो मान लो ये है हमारा सेल, ओके ठीक है। अब ये सिग्नल क्या करता है, ये अंदर मान लो ऐसे ऐसे प्रोटीन हमारे, ये सभी के सभी हमारे प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ओके। अब ये प्रोटीन का क्या काम होगा, इट इज ट्रांसमिट सिग्नल आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर को सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है और अंदर से बाहर सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन ऐसा नहीं कि अंदर ही पाया जा रहा है, प्रोटीन ऐसे बाहर भी शायद पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि सिग्नल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने में ये हेल्प करता है, किसके, सेल्स के। अब आता है दूसरा, डुप्लीकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग और भी डीप में पढ़ेंगे, ये खुद में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है डुप्लीकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला। इतना जान लो कि जो डीएनए आरएनए इन सभी चीज़ों के बारे में तुम लोग जानते ही होगे ऑब्वियसली। तो ये डीएनए आरएनए जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी प्रोटीन से ही कहीं ना कहीं बनी होती है। डीएनए आरएनए को जब तुम ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबको और तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, सिंथेसिस होगी, आगे आएगा हमारा पूरा बायोसिंथेसिस का टॉपिक, तो उसमें ना पता चलता है कि ये भाई एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ प्रोटीन्स ही होती है। सो वही बोल रहा है कि डुप्लीकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करता है, मतलब आगे पहुंचाता है, डुप्लीकेट कर देता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल बिटवीन सेल कंपार्टमेंट। देखो ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी कि सिग्नल इनसाइड टू आउटसाइड भेजता है, वैसे हमारे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल कंपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट करता है अंदर से बाहर, मतलब मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजेगा फिर बाहर भेजेगा, अंदर भेजेगा फिर बाहर भेजेगा, मतलब ये काम इसका चलता ही रहता है। तो हमने ये इंट्रो के बारे में पढ़ लिया। अब जल्दी से तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने पहला दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि भाई ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से बना हुआ होता है और कभी कभी फॉस्फेट का भी बना हुआ होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हाँ ये सिग्नल्स को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लेकर के जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हाँ ये सिग्नल्स को अंदर बाहर लेकर के जाता है और हाँ ये हमारा डुप्लीकेशन करता है, किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेशन करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, मेरे साथ रिकॉल करते जाओ, क्योंकि चीज़ों को जितना जल्दी रिकॉल करोगे ना उतनी जल्दी चीज़ें याद होंगी और तुम्हें उतना ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि तुम अभी ही पढ़ते जाओ मेरे साथ, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेल के अंदर काफ़ी सारे कंपार्टमेंट में अंदर बाहर करते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे यही याद है, मैं कौन सा पॉइंट भूला इसमें से, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये तो हमें पता ही है। और हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छोड़ दिया, इट इज अलॉन्ग विथ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के साथ होता है, केमिकल फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन एंजाइम्स के साथ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हमारा जो प्रोटीन है उसका भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो भी स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। एक एग्जांपल देकर के बताता हूं, मान लो ये है, देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। लोगों की इस जिंदगी में क्या मतलब, रियल लाइफ में लोगों की अपनी अपनी पसंद की गाड़ियां होती हैं, ठीक है। मान लो मेरी पसंद, मतलब कई सारी गाड़ियां हैं जो कि मार्केट में इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। मान लो ये फॉर्च्यूनर हो गया, ये थार हो गया, ये रेंज रोवर हो गया, ये BMW हो गया, ये लैम्बोर्गिनी हो गई। तो इस तरीके से ये सारी की सारी गाड़ियां हैं और इस हिसाब से लोगों की अलग अलग पसंद होती है। लेकिन ये सब है क्या, एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो ये सब गाड़ियां ही हैं, इनका काम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही कराना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। होप यू गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी से तुम रिलेट कर सकते हो कि वैसे हमारे प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ईजी है। देखो बहुत 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 ईजी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का सीधा मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहला। तो सीधी बात, जहां प्राइमरी आया वहां सीधा जोड़ दो, एकदम सीधा। तो जैसे कि यहां पर लिखा है कि इट इज इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर मतलब एकदम सीधा इंसान, मतलब मस्त मौला, सीधा लौंडा, टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल मस्त जिंदगी जीता है। तो ठीक है, तो इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ा वर्ड आया है, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड क्या होता है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए तो तुम लोगों को पता होगा अमाइनो एसिड क्या है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो मान लो एग्जाम्पल ले लो, प्रोटीन है एक बस, ये देखो ये है एक बस, ठीक है। पोंप ये लो भाई, ये लो मैंने बस बना दिया, स्कूल वाली बस भाई, इसका टायर वायर पंक्चर है मुझे, मतलब ठीक है। ये आ गई हमारी बस और ये हो गई इसकी खिड़की, ठीक है। अब तुम पूरे के पूरे बस को मान लो हमारा प्रोटीन मान लिया। अब ये खिड़कियां है ना, 1 2 3 4 कितनी 5 6 खिड़कियां। अब इन खिड़कियों को मान लो तुम क्या, अमाइनो एसिड्स। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, समझाता हूं।
प्रोटीन है ये पूरी बस, लेकिन इसकी खिड़कियां हैं अमाइनो एसिड। सीधे बोलूं तो बस खिड़कियों से मिलके बनी हुई है। तो कहूं तो ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से ही मिलके हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो कभी भी कोई पूछे अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड क्या होता है, तो सीधे तुम्हारे दिमाग में अमाइनो एसिड से पहले प्रोटीन आना चाहिए कि भाई अमाइनो एसिड की अगर बंदे ने बात कर दिया तो इसका मतलब वो प्रोटीन के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो टूट टूट के अमाइनो एसिड ही बनता है और अमाइनो एसिड ही जुड़ जुड़ के प्रोटीन ही बनता है। ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। ठीक है, अब ये वही बोल रहा है, इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का लगातार कई सारे अमाइनो एसिड का जब लीनियर सीक्वेंस लगेगा तभी ना वो जाके प्रोटीन बनेगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हो स्ट्रक्चर काफी भारी भरकम स्ट्रक्चर है भाई, दिमाग खराब हो गया स्ट्रक्चर को देख के, कैसे याद होगा ये, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ये देखो यहां पर एक चीज तुम ध्यान से नोटिस करो, इसको तुम लोग चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी याद कर सकते हो, बस देखो फायदा तुम्हारा ये एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे नंबर तुम्हें मिलेंगे भाई, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, कटने तो वैसे भी वाला नहीं है कुछ भी। तो देखो H2N CH CO HN CH CO NH CH CO NH CH। एक चीज तुम यहां पर नोटिस करो, ये देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको तुम्हें रटना ही पड़ेगा, लेकिन याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, कई सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं और ये पूरी के पूरे प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन का यही एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने तुमको एग्जाम्पल बताया ना ये कई सारी गाड़ियों वाला, तो कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, वैसे एक एग्जाम्पल है लीनियर वाला ये। अब एक चीज को याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, इसको H2N, इसको तुम लोग NH2 भी बोल सकते हो, H2N भी बोल सकते हो, तो H2N CHCO, समझ गए, H2N CHCO। अब यहां से याद करो, H2N हो गया, CHCO HN, CHCO, देखो CHCO HN, HN को तुम NH भी लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ठीक है, CHCO NH, CHCO NH, CHCO NH and CH। अब देखो चीजें रिपीट हो रही हैं भाई, चीजें रिपीट हो रही हैं, और यहां पर CH के नीचे R1, दूसरे CH के नीचे R2, R3, R4, सेम, याद हो गया, इजी, डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था कि ये लीनियर सीक्वेंस होता है। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स के चेन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती है, देखो जैसे हमारी अमाइनो एसिड्स होती है वैसे हमारी पेप्टाइड चेन भी होती है जो कि अमाइनो एसिड्स के अंदर आती है। समझ गए हो तुम, पॉलीपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स के अंदर आने वाली चेन, मतलब बस की खिड़की, खिड़की के शीशे, समझ गए ना, ये चीजें हैं। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें कई सारे चेन्स होते हैं जो कि इट इज ए ट्विस्टिंग ऑफ द चेन एंड टू टाइप्स ऑफ। अब देखो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई ये पूरा का पूरा ऐसे सीधा होता है, लेकिन यहां पर एक चीज देखो क्या लिखा है, ट्विस्टिंग ऑफ द चेन, ट्विस्टिंग ऑफ द चेन कि भाई ये पूरा का पूरा ट्विस्ट हो चुका है। ट्विस्ट मतलब मुड़ा हुआ ऐसे, ये स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसे याद करो कि दूसरा, पहला तो सीधा हो गया, दूसरा हमारा ट्विस्टिंग ऑफ द चेन हो गया। अब ये ट्विस्टिंग भी दो तरीके की होती है, एक अल्फा हेलिक्स वाली ट्विस्टिंग, एक बीटा प्लेटेड वाली ट्विस्टिंग। अब अल्फा हेलिक्स क्या होता है, अल्फा हेलिक्स ये होता है, देखो भाई मेरे को जज मत करना, मैं पूरा गोजी गाजा कर दे रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने इरेज भी कर दिया, ओके दूसरा कलर पकड़ लेते हैं। अब देखो ये अल्फा हेलिक्स वाली ट्विस्टिंग देखो, इट इज ए रिजिड हैंडेड टर्न फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन एंड बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है, मैं अपने वर्ड में तुम्हें बताता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड वाली ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ होता है, राइट हैंडेड वाली फोल्डिंग होती है, राइट हैंडेड वाली फोल्डिंग ही होती है ये। राइट हैंडेड फोल्डिंग मतलब क्या हुआ, तुम ये मान लो ये, अब तुम देखो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब ऐसे ऐसे, समझ गए ना, तो ये राइट हैंडेड फोल्डिंग होती है और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन एंड बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब इसमें 3 to 6 अमाइनो एसिड इन वन टर्न, एक टर्न ये होगा, अगर ये मान लो ये पूरा एक टर्न हुआ ना, अब ये एक टर्न में क्या होता है कि 3 से 6 हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 से 6 हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ये एक टर्न में। ठीक है, तो ये याद कर लो। तो सेकेंडरी प्राइमरी सीधा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में टर्न होता है, उसमें सबसे पहला आता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो राइट हैंडेड टर्न होता है, इसमें 3 से 6 अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है बीटा प्लेटेड शीट। अब देखो बीटा प्लेटेड शीट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। बीटा प्लेटेड शीट का मतलब क्या होता है कि शीट, नाम से ही क्लियर है, देखो शीट, प्लेटेड, प्लेटेड मतलब प्लेट, शीट मतलब एक नॉर्मल शीट, तो ये बिल्कुल ऐसी करके शीट होती है, ऐसी पूरी पूरी ऐसे शीट बनी हुई होती है। देखो मैं तुमको कुछ बना के बता देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे करके शीट बनी होती है। ठीक है, बस यही है,
ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है अब यहाँ पर, वो तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये प्लेट के फॉर्म में तुमको दिख रहा है कि नहीं, बस यही है तुम्हारी बीटा प्लेटेड शीट, ये प्लेट के फॉर्म में होता है। अब इस लाइन को पढ़ लो, इट इज 13 सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये प्लेटेड ना 13 प्रोटीन की सीक्वेंस होंगे जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स होंगे, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, तो 13 सीक्वेंस के होते हैं मेड अप ऑफ द शीट लाइक स्ट्रक्चर, और 13 शीट का ओरिएंटेशन इसमें होता है। ठीक है, हमने ये तीनों पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, यहां पर आ जाओ, ये देखो, ये होता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। हमने पढ़ लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब यहां पर एक चीज आ गया, एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 3D स्ट्रक्चर। ये बस कुछ नहीं है, जैसे प्राइमरी में सीधा था, सेकेंडरी में बेंड हो गया था, बेंड मतलब मुड़ गया था, टर्सरी में अब ये 3D हो जाएगा। 3D हो जाएगा मतलब 3 डायमेंशनल, क्लियर सी बात, ऑफ द प्रोटीन चेन स्पेसिफिक शेप। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला, ये पूरा का पूरा तुम्हें 3D ही दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे घुमा हुआ, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अब ये तुम्हें ऐसे दिखेगा नहीं, बट ये 3D स्ट्रक्चर है। बस तुम इतना जानो कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D होता है। ओके, अब क्वाटरनरी आते हैं। क्वाटरनरी और भी इंटरेस्टिंग है। इट इज द यूनिट ऑफ द मेनी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब देखो, ये क्या था, पहले प्राइमरी पढ़ा था, ये क्या था, ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे अमीनो एसिड आ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन है तो ये एक ही प्रोटीन, है कि नहीं? हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो क्या है तो ये एक ही प्रोटीन, समझ रहे हो ना? अब यहां पर देखो, यहां पर बीटा प्लेटेड में 13 सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, ये एक एक प्रोटीन है, इसमें कई सारे प्रोटीन्स आ रहे हैं, बट अगर मैं पहला वाला पकड़ूं तो है तो ये एक ही प्रोटीन। तो वैसे ही यहां पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दिया है, इट इज अ यूनिट ऑफ मेनी प्रोटीन स्ट्रक्चर विथ अटैच टू मेट अ यूनिट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हैज स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड डिफिनिट चेन विच रिफ्लेक्ट्स टू एज अ सब यूनिट। नहीं समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, अपने वर्ड में बताता हूं। इसके कहने का मतलब ये है कि कई सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो जब आपस में मिल जाते हैं, ये देखो, ये तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हें 3D टाइप दिख रहा है, तो मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर ही है, वो आपस में मिल जाए और मिल के हर एक प्रोटीन का यूनिट कई सारे सब यूनिट्स बना दे, और ये सारी जो सब यूनिट्स है वो एक स्पेसिफिक शेप बनाए। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल टायर, गाड़ी का टायर तुमने देखा है, एक टायर, दो टायर, तीन टायर, चार टायर। एक टायर को पकड़ा तुमने, प्रोटीन समझो, दो टायर को पकड़ा तुमने, प्रोटीन समझो, तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन। इन चारों प्रोटीन को एक गाड़ी में लगा दिया, एक गाड़ी तैयार हो गई, एक स्पेसिफिक शेप तैयार हो गया। बिल्कुल वही है, प्रोटीन के इस चीज को समझो, इसको मिला दो, ये चारों शेप तैयार हो गए, तो वही चीज लिखी है, इट इज ए यूनिट ऑफ मेनी प्रोटीन। मेनी प्रोटीन इसका स्ट्रक्चर का यूनिट होता है, विच अटैच एंड मेक अ यूनिट, जो कि एक खतरनाक यूनिट बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, और उन्हें हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, ये मैं शुरू से ही बता जा रहा हूँ कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, तो हम इसको लिख के भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है, इसको समझ भी लेते हैं। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकली भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? इट फाउंड इन एसेंशियल बॉडी पार्ट्स लाइक हेयर, नेल्स। ठीक है, हमारे हेयर्स में पाया जा रहा है, हमारे नेल्स में पाया जा रहा है, और ये भाई इसीलिए हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। इट इज़ हेल्प इन अ हार्मोन रेगुलेशन लाइक मेटाबॉलिक रेगुलेशन। अब देखो, हमारे बॉडी मेल्स वेल्स में पाया ही जा रहा है। अब हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं, तुमने पढ़ाई होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कई सारे हार्मोन से लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी से लेकर के पान कितने हार्मोन सेक्रेट होते रहते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करता रहता है। बस इतना जानो, इट इज हेल्प हार्मोन रेगुलेशन, ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, और मेटाबॉलिज्म की जितनी भी प्रोसेसेस होती है उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है आगे पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में तो तुम जानते ही हो। अब आता है, इट इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था इंट्रो में कि ये सेल्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं। ओके, इट इज हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन्स को रिसेप्ट कर लेते हैं। हार्मोन रिसेप्टर मतलब क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है, कोई भी हार्मोन्स आया, उस हार्मोन्स को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद वो क्या करेगा ना, उस हार्मोन्स को जहां भी उसको लेकर के जाना है वहां तक वो खुद लेकर के जाएगा और भेज देगा। सो यही काम है उसका, वो हार्मोन्स को रिसेप्ट कर लेता है।
ओके आगे बढ़ते हैं। इट एक्ट एज ए एंजाइम ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी सच एज पेप्सिन। ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट एज ए एंजाइम ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो है ना वो एंजाइम की तरीके से भी हमारा एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन केवल बॉडी में हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, वो एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करता है। परफॉर्म द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, तुम लोगों को पता, अरे सॉरी एंजाइम है, तुम लोगों को पता ही होगा अगर तुम लोग पढ़े होगे। हमारे पाया जाता है स्टमक में पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करता है, जो भी हमारे पेप्सिन है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ और वो पेप्सिन क्या करता है, पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, तो इट एक्ट एज ए एंजाइम ऑफ द बॉडी, परफॉर्म इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी सच एज पेप्सिन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज एंड सब्सटेंसेज इन द टिश्यू, स्टोरेज सब्सटेंस जो भी होते हैं वो टिश्यू में आके जो स्टोर करते हैं वो प्रोटीन की वजह से ही, प्रोटीन हेल्प करता है टिश्यू में सब्सटेंसेस को स्टोर करने में। सो हमने क्या क्या पढ़ा बायोलॉजिकल फंक्शन में? सबसे पहला पढ़ा, आंख बंद करो आप लोग और याद करो। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ जरूरी नहीं वही टॉपिक आपके दिमाग में, आपका दूसरा भी पॉइंट आ सकता है आपके दिमाग में। सो मेरा सुन लो, हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, और क्या रेगुलेट कर रहा है? हार्मोन्स के साथ साथ हमारे सेल्स में जो भी सब्सटेंसेस है उनको अंदर बाहर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, समझ गया। और क्या कर रहा है? और भाई मैं तो भूल गया यार, मुझे याद भी नहीं है। देखो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज एंड सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है इन्होंने पढ़ ही लिया। हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन को रिसेप्ट कर ले रहा है, हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस। ये था क्या हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, अब बायोकेमिकल मतलब केमिकली क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल्स का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब देखो ये धीरे धीरे अंदर घुसे जा रहा है, पहले बोल रहा है सेल का, फिर घुस गया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। अब बोल रहा है पहले सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फिर उसके बाद कह रहा है कि साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा है हेल्प इन हार्मोन रेगुलेशन, वो तो हमने पढ़ा ही है। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, केमिकली जो भी एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं, कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं जो केमिकली होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, इसको याद कर लेना। CO2 एंड ऑक्सीजन को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज CO2 और O2 किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड से, ब्लड में हीमोग्लोबिन से। सो यस, प्रोटीन वहां भी पाया जाता है, हर जगह है प्रोटीन। अब बात करते हैं हेल्प इन अ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ये देखो यहाँ पर भी आ गया ये फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें। जानता हूँ यार राइटिंग काफ़ी गंदी है मेरे नोट्स की, एडजस्ट कर लेना, बट मैं बहुत गंदा लिखता हूँ कॉलेज में, इसीलिए बदनाम हूँ मैं अपनी राइटिंग की वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ओके आगे बढ़ते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। अब देखो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कर दिया, तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड मतलब प्लेटलेट्स की बात कर दिया। ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2 तुम्हारे हीमोग्लोबिन की बात कर दिया। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, तुम्हारे वाइट ब्लड सेल की बात कर दिया। अब तुम इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हो। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन CO2, तो ये एक फंक्शन याद हो गया। और ब्लड क्लॉटिंग ये एक फंक्शन, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन ये एक फंक्शन। ये मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये तीनों याद कर लेना तुम। एक्टिन मायोसिन एक्ट एज अ मैकेनिकल वर्क इन द मसल, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, ये जो एक्टिन और मायोसिन होता है ये भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है जो कि मैकेनिकल वर्क कराता है मसल्स में, बॉडी में, ठीक है, बॉडी में हमारा मैकेनिकल वर्क कराता है एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। अब आता है जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरीज है, ये तुमको लर्न करनी है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या चीज़ें हैं प्रोटीन की, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इनके। इट इज़ अ वेरी हाई वेट, लाइक 6000 टू मेनी मिलियंस। प्रोटीन का वेट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, 6000 से लेके बहुत सारे मिलियन तक इसका क्या बोलते हैं वेट हो सकता है। सम टाइम इट हैज़ ए आयरन, कॉपर, जिंक ऑक्सीजनली। देखो पहले हमने इंट्रो में क्या पढ़ा कि प्रोटीन जो होता है इसमें हमारा ऑक्सीजन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, एंड कभी कभी हमारा फॉस्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि कभी कभी फॉस्फोरस के साथ तो पाया जाता है, इसमें कभी कभी आयरन नहीं है ये, हाँ जो भी है,
आयरन, कॉपर और जिंक ये सारे भी इसमें पाए जाते हैं कभी कभी। तो ये देखो आयरन, कॉपर, जिंक भी कभी कभी ऑकेजनली पाए जाते हैं। ऑकेजनली, ऑकेजन तो रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। सो यस, ऑकेजनली पाए जाते हैं। अब प्रोटीन मेड अप ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड लिंकेज। देखो बोल दिया ना, मैंने पहले ही बताया था कि प्रोटीन जो हमारा अल्फा अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अभी अल्फा क्या है? अल्फा जो होता है वो चेन्स होती हैं, ठीक है। अब उसमें स्पेसिफिक चेन होती है एक अल्फा। अल्फा मतलब ये दिखाता हूँ मैं तुमको चेन। जब हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे तो बीच में ना इसका ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होगा। ये COOH का स्ट्रक्चर हो गया, ये NH3 हो गया, एंड ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं H हो गया, और ये हो गया हमारा R ग्रुप, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी में ये C वाला जो होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसी अल्फा कार्बन की वजह से ये बीच वाले को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन की वजह से इसका नाम है अल्फा अमाइनो एसिड। मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया होगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, अगले ही वीडियो में अमाइनो एसिड वाला टॉपिक भी है। इट कंटेन फुल आयोनिक एंड इलास्टिक चार्ज ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है इसमें फुल फ्री आयोनिक एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रुप। हमारे प्रोटीन के पास आयोनिक एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रुप भी होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं? अब देखो, बहुत बहुत देखो, खोल के माइंड को अपने समझो। हमारा जो भी प्रोटीन है उसके इतने सारे स्ट्रक्चर है, काफ़ी स्ट्रक्चर है, हमने काफ़ी स्ट्रक्चर देखा ऐसे ऐसे, और हमने पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो इतना तुम जानो कि जो हमारा अमाइनो एसिड है उसमें काफ़ी सारे ना इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। चार्जेस तुमने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो वैसे अमाइनो एसिड में भी काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं। तो अमाइनो एसिड पे चार्ज होगा तो प्रोटीन पे भी चार्ज होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ है। सो वही बोल रहा है कि इट कंटेन फ्री आयनिक, मतलब फ्री आयनिक भी और इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रुप भी हो सकते हैं। प्रोटीन इज ए एम्फोटेरिक, इट कंटेन बोथ एसिड एंड बेसिस। देखो एम्फोटेरिक मतलब होता है जिसके पास एसिड और बेस दोनों हो, तो प्रोटीन के पास एसिडिक बेसिक दोनों ये हो सकते हैं। इट इज कोऑगुलेट ऑन हीटिंग। हीटिंग मतलब जब तुम प्रोटीन को गर्म करोगे ना तो ये कोऑगुलेट हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। कोऑगुलेट मतलब कोऑगुलेशन हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। एंड बाय हेल्प ऑफ ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन है ये, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन किसकी वजह से क्लॉट हो रहा है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन की वजह से ही ये क्लॉट बन जाएगा गर्म करने पे। ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस मिक्सिंग सर्टेन रिएजेंट, ठीक है। इस ये वाला पॉइंट मुझे उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे साफ से दिख नहीं रहा मैंने क्या लिखा है। ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस कलर बाय मिक्सिंग सर्टेन रिएजेंट। ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि सारे प्रोटीन है, देखो बहुत सारे प्रोटीन है। अब उन प्रोटीन्स में क्या होता है, कभी कभी तुम रिएजेंट मिला दो। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट मान लो कि तुम कुछ ऐसा केमिकल, इजी भाषा में समझो, कुछ ऐसा केमिकल अगर तुम प्रोटीन में मिला दोगे तो प्रोटीन का कलर चेंज हो जाएगा। तुम हाँ 12th में अगर तुम प्रैक्टिकल करे होगे तो तुमने टाइट्रेशन किया होगा। टाइट्रेशन तुम लोगों ने किया था, हाँ वो लोग किए होंगे जो एक्चुअली में कॉलेज में प्रैक्टिकल दिए थे। तो टाइट्रेशन एक होता है, उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ कि उसमें तुम इधर उधर केमिकल इधर उधर मिक्स करते हो, एंड तुम क्या करते हो, सफ़ेद पानी से पिंक कलर बना देते हो और बड़े खुशी के तालियां मारने लगते हो कि हाँ हमने बहुत बड़ी काम कर दिया। कुछ नहीं किया, वो होता ही ऐसा है, ठीक है, ठीक है, हमने भी किया है उसको। खैर बहुत बेकार नंबर आया था वैसे मेरा। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रोटीन क्या होता है, सभी के सभी प्रोटीन में जब तुम रिएजेंट मिक्स करोगे, रिएजेंट मतलब सर्टेन सब्सटेंसेस, और वो कलर देना स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे प्रोटीन तुम्हें कलर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या दिया? कलर देना स्टार्ट करेंगे मिक्स करने पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान से देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ओके चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्या बोलता है भाई, वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है ये, खैर आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला आता है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन के हमने अभी तक पढ़ा था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया था, लेकिन अब प्रोटीन एक्चुअली में क्लासीफाई हो रहा है किसके हिसाब से? उसके वर्क के हिसाब से, उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक होता है डेराइव्ड प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल प्रोटीन के बारे में। अब सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन जो होता है सीधे वाटर सॉल्युबल होता है। सिंपल प्रोटीन जो भी होगा वो नहीं, एक सेकंड, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। मैं बताता हूँ कैसे। इसके अंदर देखोगे तो सिंपल प्रोटीन के अंदर कई सारे प्रोटीन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो नाम से क्लियर होगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिल्स, प्रोलैमिन, प्रोटामिन्स, हिस्टोन्स, सेरिलोप्रोटीन्स, कोलेजन, इलास्टिक, क्रेटिन, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं।
तो अभी क्या मैं बोलना चाहता हूं तुम लोगों से कि ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं प्रोटीन के अंदर नाम से, ये सबको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और नॉर्मली याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे सिलेबस में होगा, सिलेबस में देख लेना। बाय द वे बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। खैर, ये सब जनरल टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन जो है सिंपल प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रोटीन में ही एक आता है एल्ब्यूमिन नाम का। तो उसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो ब्लड, एग वाइट, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये देखो क्या बोल रहा है, अब इसमें एक साथ मैंने कई सारी चीजें इंक्लूड कर रखी है, जैसे कि जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। एग वाइट, ये हमारा एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारा एग वाइट में पाया जाता है। मतलब अंडा खाए हो तुम लोग, अंडा खाए हो ना, बिल्कुल वही। ये क्या हो गया, अंडे में हमारा क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कोगुलेशन बाय हीटिंग, ये हीटिंग है, एक सेकंड ये शायद गायब हो रखा है, साइड थोड़ा चलते हैं। हाँ, एग वाइट, ये देखो ब्लड। एल्ब्यूमिन जो होता है, अब देखो थोड़ा अच्छे से मैं तुम लोगों को समझाता हूं। वाटर सॉल्युबल में ये देखो भाई, तुम लोग याद कर लेना, कोई ट्रिक बना के AGGPV जैसे भी तुम लोग को ट्रिक बना के याद कर पाओ, याद कर लेना इसके नाम को, और इसके अंदर की एक दो चीज़ें लाइनें याद कर लेना। जैसे कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारे ब्लड से बना हुआ होता है, ये ब्लड में पाया जाता है हमारे और किस में, एग वाइट मतलब अंडे में पाया जाता है, मिल्क मतलब दूध में पाया जाता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है क्योंकि कोगुलेशन बाय हीट, गर्म करने पर ये कोगुलेट हो जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब थक्का जम जाता है गर्म करने पर। और फाउंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, हमारे प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या ये ब्लड में पाया जाता है, हमारे अंडे में होता है, और तो और मिल्क में भी होता है, और गर्म करने पे कोगुलेशन इसका होता है, और एनिमल एंड प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्या होता है ये, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या होता है कि ये पानी में डालोगे तो घुल जाएगा। अब ये देखो ग्लोबुलिन है, अब वाटर सॉल्युबल के नीचे टिक लगा है, तो इसका मतलब है कि ग्लोबुलिन जो है वो भी वाटर सॉल्युबल है। लेकिन ये देखो ग्लूटेलिल्स है तीसरा नंबर, उसके आगे देखो क्रॉस लगा है, क्रॉस मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही मैंने इसको बनाया था, तो ऐसे ही समझ जाना तुम लोग अगर नोट्स पढ़ना तो, कि हाँ ये वाटर सॉल्युबल है। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन्स के बारे में, ग्लोबिन्स के बारे में। ग्लोबिन्स भी जो है ब्लड में पाया जाता है। देखो यार, कई सारी चीजें तुमको सेम ही सेम मिल जाएंगी तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबिल जो होता है वो भी ब्लड में पाया जाता है। ये पोटैटो में पाया जाता है, और ये क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मसल्स है शायद, ये मसल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये पोटैटो है, पोटैटो में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। कोगुलेशन बाय हीटिंग, देखो ये भी कोगुलेशन बाय हीटिंग हो रहा था, ये भी कोगुलेशन बाय हीटिंग हो रहा है। ये भी वाटर सॉल्युबल था, ये भी वाटर सॉल्युबल है। एंड बोथ प्लांट एंड एनिमल में ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। देखो चीजें कॉमन हो गई, अब तुम इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे सारी चीजें हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ग्लूटिल जो है किसमें, वीट, राइस और सॉल्युबल इन एसिड, ये भी सॉल्युबल है किसमें, एसिड में। जैसे वाटर में सॉल्युबल था लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, देखो क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन ये एसिड में सॉल्युबल है। किसमें, वीट और राइस में पाया जा रहा है, गेहूं और चावल में पाया जा रहा है। फिर प्रोलैमिन्स भी वीट में पाया जाता है, सॉल्युबल 17% अल्कोहल। ये भी देखो पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये 70% अल्कोहल, दारू में सॉल्युबल है, ठीक है। और इसमें वीट पाया जा रहा है। फिर आता है प्रोटैमिन्स क्या होता है, ये भी कोगुलेशन बाय हीट हो रहा है। देखो इन दोनों में ना कोगुलेशन बाय हीट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों कोगुलेट नहीं हो रहे हैं हीट से। लेकिन प्रोटैमिन्स जो है देखो कोगुलेशन बाय हीट, मतलब ये हीट से कोगुलेट हो रहा है। अकर इन स्पर्म सेल में पाया जा रहा है। फिर होता है हिस्टोन में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड में पाया जा रहा है, पैनक्रियाज में पाया जा रहा है। कंबाइंड न्यूक्लियाई विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसको भी याद कर लेना। फिर आता है सेरुलोप्रोटीन, ये कनेक्टिव एंड हार्ड टिश्यू, रेसिस्टेंट टू द डाइजेशन रेसिस्टेंट होता है। इसमें कोलेजन पाया जा रहा है, इलास्टिक पाया जा रहा है, केराटिन पाया जा रहा है। कोलेजन में पाया जाता है कि कोलेजन जो होते हैं हमारे बोन्स और कार्टिलेज में पाए जाते हैं। और अब ये देखो सेरुलोप्रोटीन के अंदर के पार्ट्स है ये, ठीक है। इलास्टिक में लिगामेंट्स, टेंडन, आर्टरीज हैं, और यहाँ पर केराटिन में आया था हेयर्स, नेल्स एंड हॉर्न मतलब सींग, ठीक है। तो अपने हिसाब से तुम लोगों को जितना याद हो पाए इन सभी चीज़ों को याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि इन सारी ही चीज़ों को तुम याद कर पाओगे, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, तो तुम याद कर लेना उस हिसाब से। अब आता है हमारा दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये था एकदम सिंपल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में सबसे पहला आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियाई प्रोटीन कंबाइंड आरएनए एंड डीएनए, ये होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है।
तो क्रोमोजोम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लिक एसिड। जो भी हमारा क्रोमोजोम है, हमारे सेल का क्रोमोजोम हो गया, हमारे साइटोप्लाज्म का क्रोमोजोम, हमारे सेंट्रोसोम का, हमारे क्रोमोजोम का जो न्यूक्लियस होता है, इन सब को न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि कंबाइंड आरएनए और डीएनए, आरएनए डीएनए के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है जो कि आरएनए डीएनए के साथ क्या है, मिला हुआ है, और साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस में या फिर क्रोमोसोम के न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। डन। अब आता है म्यूकोप्रोटीन, नाम से क्लियर है, म्यूको मतलब म्यूकस, म्यूकस मतलब म्यूकस क्या क्या हो सकता है, म्यूकस हमारा सलाइवा जो होता है वो भी एक तरीके का म्यूकस है ऑब्वियसली। तो म्यूकोप्रोटीन में आता है, म्यूको मतलब सलाइवा, सलाइवा में पाया जा रहा है। एग में, एग भी देखो म्यूकस होता है, एग में हो गया, और कंबाइंड अमाइनो सुगर्स। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग याद कर लेना इसको। ठीक है, अब आता है ग्लाइकोप्रोटीन, नाम से ही क्लियर है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। ठीक है, अब यह ग्लाइको में क्या होता है, इफ मोर देन 4% देन हेक्सामीन्स देन इट इज द म्यूकोप्रोटीन, इफ नॉट ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर इफ मोर देन 4% देन हेक्सामीन इट इज। अब देखो हेक्सामीन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। अब हेक्सामीन अगर 4% हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट है, 4% में 4% से ज़्यादा प्रेजेंट है, इट इज म्यूकोप्रोटीन, तब वो जो स्ट्रक्चर होगा वो म्यूकोप्रोटीन हो जाएगा। एक प्रोटीन है जिसमें हेक्सामीन नाम का एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो अगर 4% से ज़्यादा उसमें पाई जा रही है तो वो म्यूकोप्रोटीन हो जाएगा, लेकिन अगर 4% से कम पाई जा रही है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। समझ गए? ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, बोन्स, टेंडस एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब आता है फॉस्फोप्रोटीन, नाम से क्लियर है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है मिल्क और एग में। लिपोप्रोटीन, नाम से क्लियर है कि इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेन, नर्व, टिश्यू, वाटर सॉल्युबल होता है। फिर आता है ये क्या है, मेटालिपोप्रोटीन। मेटालिपोप्रोटीन में क्या होता है, कंबाइंड विद मेटेलिक एटम, मेटालिपो तो मेटेलोप्रोटीन मेटेलिक एटम्स, फेरेटिन, नाम से ही क्लियर है। अब आता है लास्ट, विच इज अ डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन में आता है प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। देखो इसमें दो है, एक देखो प्रोटीएज और एक होता है प्रोटीएजेस, इसमें दो है, दो नाम देखोगे तो एक होता है प्रोटीएंस और एक प्रोटीएजेस। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर इसमें है, नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को, बट ध्यान से देखना और याद कर लेना इस चीज़ को। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में क्या होता है, प्रोटीएजेस, इन दोनों में क्या होता है, प्रोटीन्स में क्या होता है, ये इनसॉल्वेंट इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में घुलनशील है, रिजल्ट फॉर द शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड, एसिड का कभी भी कोई शॉर्ट एक्शन होता है तो उससे बने हुए होते हैं। फिर आता है प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट होंगे वो हमारे होंगे प्रोटीएजेस। सॉल्युबल इन H2O, पानी में सॉल्युबल है, ये नहीं था, एंड अनकोगुलेटेड बाय हीट, हीट का में कोगुलेटेड नहीं होते हैं, इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है। फिर आता है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, ये भी साला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, तो देखो कॉमन सेंस मिल गया। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट दोज प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मतलब इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फिर आता है पेप्टाइड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, ये भी वही प्रोटीन डाइजेशन, 2 और मोर अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय ए पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड्स क्या कह रहा है कि देखो हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, अब प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड बनाता है, अब ये बोल रहा है कि ये अमाइनो एसिड में ये दो है, मान लो, ठीक है, ये दो है, अब ये दो बना के एक अमाइनो एसिड बनता है। अब ये दो क्या है, ये दो पेप्टाइड है, अब दो पेप्टाइड जब जुड़ते हैं तब जाके एक अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, डन। चलो ये हो गया पूरा तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब आता है मोर क्लासिफिकेशन, और भी कई सारे क्लासिफिकेशन है। ये तो नॉर्मल प्रोटीन के हिसाब से, वाटर के हिसाब से, सिंपलिसिटी के हिसाब से डिवाइडेड था। अब और भी क्लासिफिकेशन है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग इंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन में भी हार्मोन्स, एंटीबॉडीज आ रही हैं, नाम नॉर्मली याद भी मत करना यार, तुम समझ लेना बस। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन में सिंपल कॉन्जुगेटेड, देखो ये कंपोजिशन के हिसाब से ना, सिंपल कॉन्जुगेटेड डेराइव्ड। बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द PSTQ, ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप के हिसाब से भी ये डिवाइडेड है। ठीक है, PSTQ मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शरी क्वाटरनरी। अब देखो समझ रहे हो ना, ये अब यहाँ पर इसका रोल आ रहा है, इसका गेम आ रहा है। अब समझ में आया कि मैंने क्यों तुमको बताया था कि ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ो, क्योंकि ये शेप के हिसाब से डिवाइडेड है। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन में देखो आ गया है, लेकिन ये शेप के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब आता है कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना अब भी कुछ ही टाइम पहले कि कभी भी कोई प्रोटीन के साथ किसी रिएजेंट को मिलाओ तो कलर देना शुरू कर देता है, हर प्रोटीन कलर देता है। तो अब इसमें कई सारे टेस्ट हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, बस तुमको समझना है, तुम खुद एग्जाम में फोड़ के चले आओगे। देखो कैसे बताता हूं। कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन, इसमें एक होता है बायरूएट टेस्ट। बायरूएट की टेस्ट क्या होता है? ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली क्लियर है, इसमें देखो प्रोसीजर समझो क्या क्या है। एक है हमारा, मुझे दिख नहीं रहा, हाँ, एड कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द प्रोटीन सॉल्यूशन। नॉर्मल सिंपल से समझो, सिंपल समझो। एक था हमारे पास सब्सटेंस जिसका नाम था हमारा कॉपर सल्फेट, और एक था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, और कॉपर सल्फेट CaSO4। ठीक है, इन दोनों को तुमने मिलाया। अब देखो मैं स्ट्रक्चर भी नहीं लिखता हूं, चलो स्ट्रक्चर तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, चलो स्ट्रक्चर भी नहीं लिखता हूं। ऐड कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द प्रोटीन सॉल्यूशन। एक प्रोटीन का सॉल्यूशन लो, उसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का दो कंपोनेंट है, दो इंसान, उनको मिला दो। अब जब तुम उनको मिला दोगे तो क्या होगा? तो रिएक्शन में ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ वायलेट कलर बन जाएगा, और पर्पल कलर बन जाएगा, जो कि इंडिकेट्स करता है प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड इन प्रोटीन, कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है, बस यही था। तुमको क्या करना है? तुमको कॉपर सल्फेट लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, प्रोटीन में मिक्स कर देना है, तुमको वायलेट और पर्पल कलर दे देगा। बस यही तुमको एग्जाम में लिख देना है। बस ये हो गया ब्यूरेट टेस्ट। अब आता है मिलियंस टेस्ट। मिलियन रिएक्शंस में क्या होता है? मिलियन रिएक्शन में भी यही चीज है, प्रोसीजर की। क्या करो कि ट्रीट विथ द प्रोटीन को क्या करो? मिलियन रिएजेंट के अंदर नाइट्रिक एसिड होता है। मिलियन रिएजेंट से क्या करो? प्रोटीन में मिलियन रिएजेंट डाल दो। अब तुम प्रोटीन में मिलियन रिएजेंट डाल दोगे तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अपवाद रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, रेड कलर का वो सॉल्यूशन बन जाएगा जो नीचे की तरफ जाके बैठ जाएगा, और कलर इंडिकेट्स करता है प्रेजेंस ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू इन द प्रोटीन, कि ये रेड कलर क्यों हो रहा है? टायरोसिन की वजह से। अब टायरोसिन क्या है? प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, वही होता है, बस तो प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये हो गया मिलियन रिएजेंट तुमने प्रोटीन में मिलाया, तुमको रेड कलर मिल गया। अब आता है साकागुची टेस्ट। साकागुची टेस्ट क्या होता है? साकागुची टेस्ट में क्या होता है कि ट्रीट प्रोटीन सॉल्यूशन विद द नीहाइड्राइड एंड सोडियम कार्बोनेट। नीहाइड्राइड और सोडियम कार्बोनेट को पकड़ो, दो सब्सटेंस है, याद कर लेना, पकड़ो और उसको प्रोटीन में डाल दो। क्या होगा? तुम्हें रेड एंड पर्पल कलर मिलेगा। इसमें भी रेड एंड पर्पल कलर मिलेगा, जो कि दिखाता है कि आर्जिनिन। अब आर्जिनिन, प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन दिखाता है। अब आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन भी प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट ही है, टेंशन ना लो, पढ़ लेना बस। अब आता है नाइट्रोप्रेसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रेसाइड टेस्ट में क्या होता है कि विद सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड 16 प्रोटीन गिव्स रेड कलर एंड डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन। क्या करो? एक सोडियम नाइट्रोस पकड़ो और प्रोटीन के साथ डाल दो, तुम्हें रेड कलर दे देगा। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्लियर। ठीक है, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अभी आज हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और क्या क्या पढ़ लिया हमने। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने और क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंड फिर लास्ट में हमने कलर रिएक्शन ऑफ द प्रोटीन पढ़ लिया। ठीक है, तो जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये भाई प्रोटीन का सबसे बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन तुम लोग इसकी टेंशन ना लो। अगला पार्ट आ गया होगा, अब तक प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, अगला पार्ट वहाँ से जाके देख सकते हो, तुमको प्रोटीन पूरा अच्छे से मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं है तो आ जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम ना लो। बस ये स्ट्रक्चर था, ये कॉमन था, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। अगली वीडियो से तुमको मस्त मस्त वीडियो देखने को मिलने वाली है। चैनल पर ना हो, सब्सक्राइब लाइक सब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।